हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग अपनी इंडियन इकोनॉमी में नेहरू महालनोबिस मॉडल का कंटिन्यूशन कर रहे हैं। एंड इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आपके प्यारे यूट्यूब चैनल चैनल फैमिकॉन क्लासेस को अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज सबसे पहले उसको देखिए। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और अगर वो आपने वीडियो देख लिए तो डेफिनेटली आपने उसके नोट्स भी बनाए होंगे, आपने उसको समझा भी होगा। तो थोड़ा सा मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ। देखिए, हमने ये पढ़ा था कि कैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स के बीच में एक तरह का फाइट हुआ। और उस फाइट के अंदर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जीती। यानी कैसे हमारी इकोनॉमी में डिसीजन लिया गया कि हमें कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में डिसप्रपोर्शनेटली इन्वेस्ट करना है। क्यों हमारी कंट्री की ग्रोथ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री पर बेस्ड है। गाइस, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जो इस बात को क्रिटिसाइज कर रहे थे। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसके फेवर में थे। देखिए, जो लोग फेवर में थे वो एक बात तो बिल्कुल मान रहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का उद्देश्य गलत नहीं है। वो जो चाहते हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन चाहते हैं, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहला स्टेप जो था, अब प्लानिंग कमीशन जो पहले से बन चुका था उसका फॉर्मेशन करना, उसका लीगल फॉर्मेशन करना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो कि प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन थे, इनका और इनकी टीम का एकमात्र उद्देश्य था गरीबी को मिटाना। और गरीबी को मिटाने के लिए इनको फंड्स की जरूरत थी। और फंड बेसिकली कैसे आता, देखिए, टेक्निकली ट्रेड ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है फंड का। ट्रेड कहाँ, जैसे अब टैक्सेस भी कह सकते हो, ट्रेड भी कह सकते हो, ठीक है, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कह सकते हो, कुछ भी आप एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। तो फंड का एक सोर्स था कि हमें बेसिकली सही जगह पे पैसों को लगाना है। और हम अगर सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न ही हमारा एक मात्र सोर्स होगा फंड का। ठीक है। अब वहां पे दो ऑप्शन थे, या तो ये लोग कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या फिर वो कंज्यूमर गुड्स में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता था और जाता है अभी भी कि जो कैपिटल गुड्स है वो बेसिकली लॉन्ग रन ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। और जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो शॉर्ट रन की बात होती है। राइट। और एक इंटरेस्टिंग बात कि अगर हम कैपिटल गुड्स में आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर कंट्री का डिस्प्रपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है आज कैपिटल गुड्स में, तो इसका मतलब यही होगा कि फ्यूचर में जब वो बन जाएगा कैपिटल गुड, वो मशीनरी बन जाएगी, तो वो कंज्यूमर गुड्स को फर्दर प्रोड्यूस करने में हेल्प की जाएगी। वरना होता ये था कि हम कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते थे और वो इंपोर्टेड कैपिटल गुड को इस्तेमाल करके हम लोग कंज्यूमर गुड्स बनाते थे और अपनी इकोनॉमी में इस्तेमाल करवाते थे और वो बाहर बेचते थे। तो ये सब चीजें होती थी। तो आफ्टर दैट ये डिसीजन हुआ कि हम अब बनाएंगे कैपिटल गुड्स, जो महालनोबिस और पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कॉन्फिडेंस था, मतलब साथ में डिसीजन था, जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान का फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव था। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज आवर हैवी गुड्स इंडस्ट्री, कि वो जो डिसीजन हुए थे उसमें किस टाइप के गुड्स की बात थी। हैवी गुड्स इंडस्ट्री, हैवी गुड्स इंडस्ट्री। देखिए, जब भी हम बात करते हैं हैवी गुड्स इंडस्ट्री की, तो मान के चलिएगा हम एक आप एक ऐसी मशीन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हो जिनको इस्तेमाल करके हम आगे चल के अदर चीजों को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है। हैवी गुड्स मीन बेसिकली टू प्रोड्यूस दोज टाइप ऑफ मशीन which can be used to manufacturer of machine to produce steel, fertilizers, transportation, equipment, electricity and etc. यानी अगर हम अगले में समझें, it basically helps to produce steel, fertilizers, transport, जैसे बड़े बड़े ट्रैक्टर। भाई, एग्रीकल्चर के लिए ट्रैक्टर की जरूरत थी ना, तो वो कहां से बनेंगे, वो बाहर से इंपोर्ट करते नहीं। ट्रैक्टर को बनाने की मशीन हमने खुद बनाई। ठीक है। ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड जितने भी और तरह के हमारे इक्विपमेंट हो सकते थे, बहुत सारे तरह के इक्विपमेंट की जरूरत थी, बहुत तरह के, मैं नाम भी नहीं ले सकता, इतने सारे इक्विपमेंट थे। तो हैवी गुड इंडस्ट्री का बेसिकली सपोर्ट था इन सब चीजों के बनने की मतलब हेल्प में। ठीक है, सपोर्ट था बहुत ज्यादा। अब जैसे कि हमने बात कर ली, लेकिन ये बात सब लोग जानते थे कि हैवी गुड इंडस्ट्री जो है वो आपका लॉन्ग रन ग्रोथ है। इट इज बेसिकली लॉन्ग रन, मतलब
ग्रेजुअली काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आज इन्होंने डिसाइड किया और आज ही हमारा बिल्डिंग वगैरह हमारी मशीनरी वगैरह बन गई, नहीं। समय लगेगा मशीन वगैरह बनने में और उसकी फिर उसको इम्प्लीमेंट होने में। ठीक है, तो ये बात तो कंफर्म थी, लेकिन लेकिन अगर जो लोग इसके फेवर में थे, क्योंकि ये वो लोगों की बात करो जो इसके फेवर में थे, उनके उनका मतलब ये था कि अगर हमें ग्रोथ बहुत तेजी से करनी है तो इट इज द ओनली सोर्स ऑफ फास्टर ग्रोथ। ये एकमात्र फास्टर ग्रोथ का सोर्स था हैवी गुड्स इंडस्ट्री। तो ये वो चीजें थी जो इसके फेवर में थी, ये वो बातें थी जो उसके फेवर में थी। फेवर में और भी जनरली बातें थी, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना भी समझ सकते हैं। ध्यान रखना पेपर में ये भी चीज आ सकती है कि इसके फेवरेबल एस्पेक्ट क्या क्या थे। ठीक है, लेकिन जैसे कि किसी भी बात के प्लस पॉइंट होते हैं, वैसे उसी चीज के नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। जैसे पिक्चर का एक पॉजिटिव है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव भी है। लेकिन जो लोग इसको नेगेटिव बोल रहे थे वो डेफिनेटली इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। ठीक है, इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे और क्रिटिसाइज करने का मतलब ये था वो इसमें से हर वो लूप हॉल निकाल रहे थे जो शायद इसमें होगा। मैं ऐसे नहीं कहता हूँ, या पी बालाकृष्ण जी ऐसा नहीं कहते हैं कि इस मॉडल में लूप हॉल नहीं था। लूप हॉल हर मॉडल में होता है, कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है। लेकिन मैटर ये करता है कि अगर हम इस मॉडल में लूप होल निकाल रहे हैं तो हमारे पास में दूसरा क्या बेसिकली मॉडल था। हाँ, वो आप डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने लूप होल निकाला उन लोगों ने सोल्यूशन भी दिया था, जो कि हम आगे चल के वेज गुड्स इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, वकील ब्रह्मानंद। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन पहले हैवी गुड्स या महालोनोबिस का क्रिटिसिज्म। ठीक है, इट इज द बेसिकली क्रिटिसिज्म ऑफ महालोनोबिस, ऑफ द महालोनोबिस मॉडल। ये जनरली इन्हीं का मॉडल था। वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जनरली चेयरपर्सन थे, तो इसलिए इसको नेहरू मॉडल बोल लिया जाता है। और क्योंकि ये उनके कार्यकाल में था इसलिए नेहरू एरा के टाइमिंग में था ये। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें क्रिटिज्म है, सबसे पहला क्रिटिज्म था कि महालनोबिस मॉडल में लोगों को या पूरी कंट्री को ये कन्वेंस किया गया था कि अब हमें अपने इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट रेट हाई करना है। वी जस्ट फोकस्ड ऑन हाई इन्वेस्टमेंट रेट। आई थिंक ये सोलो मॉडल आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी लाइफ में। वो भी 1956 की ही बात है। ठीक है, जिसमें सोलो मॉडल की भी थ्योरी तभी आई थी, बट उससे पहले हैरोड मॉडल भी था। ध्यान रखना, दिस मॉडल बेसिकली समटाइम्स बेस्ड ऑन ग्रोथ थ्योरी जो हैरोड और डॉमर की थी। राइट, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके बारे में। तो इन्होंने ये बोला था कि आपको इन्वेस्ट ज्यादा करना है। अच्छा, एक बात बताओ, हम इन्वेस्टमेंट बेसिकली होता है क्या है? हमारा जो इकोनॉमिक का कंप्लीट मॉडल होता है वो होता है सी इज इक्वल टू सी प्लस का आई। क्लियर है? दिस इज माई क्लोज इकोनॉमी मॉडल। ठीक है, क्लोज इकोनॉमी मॉडल सी वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब वही कह रहे थे क्योंकि हम तो हमारी इनकम तो कांस्टेंट है, और वो कह रहे थे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक आपकी कंजम्पशन कम होगी। तो मजे की बात क्या है, मतलब जिस जिस बात से हम क्रिटिज्म समझ सकते हैं, उन्होंने ये बोला था कि आज की इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का मतलब आज की कंजम्पशन कम करना। ठीक है, और कंजम्पशन कम करने का मतलब होता है कि लोगों को ये कन्विंस करना, क्योंकि एंड ऑफ द डे पैसा मार्केट से ही आ रहा था, या कंट्री को कन्विंस करना, क्योंकि कंट्री लोगों के लिए खर्च कर रही थी, कंजम्पशन कर रही थी चीजों का। ये कन्विंस करना कि आज कंजम्पशन कम करो, क्योंकि अगर आज कंजम्पशन कम करेंगे तो उससे कैपिटल गुड्स बनेंगे, हैवी गुड्स बनेंगे। हैवी गुड इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होगा जिससे वो ग्रो करेगी, एंड आफ्टर दैट हमारा फिर एक्सलेशन लेवल से ग्रोथ होगा, एक्सलेटर ग्रोथ। ठीक है, ये होगा। बट इस चीज को क्रिटिसाइज किया, इस चीज को क्रिटिसाइज इस वजह से किया, उन्होंने बोला कि उन्होंने ये बोला कि एक बहुत बड़ा मिथ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बेसिकली टू रिड्यूस, और यू कैन से दैट कि लो कंजम्पशन टुडे will provide the will provide the high benefit in future, high benefit इन फ्यूचर। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ था जो लोगों के अंदर रखा गया था। ठीक है, अब ये आप या तो ऐसे भी कह सकते हो, या आप इस चीज को लो लो सोशल डिस लो सोशल या फिर
या फिर लो सोशल रेट ऑफ डिस्काउंट के नाम से भी जान सकते हो। लो सोशल रेट ऑफ डिस्काउंट, ये बेसिकली इकोनॉमी के लोगों के लिए ही होता है कि फ्यूचर में बेनिफिट लेने के लिए हम आज कंजम्पशन कम कर रहे हैं। राइट, तो इट्स सिंपली अ वैल्यू जजमेंट जो कि लोगों ने रखा, वैल्यू को जज किया यहाँ पे, ठीक है, जो कि लोगों ने क्रिटिसाइज किया। ये एक मिथ रखा लोगों के मन में कि ये झूठ है, ठीक है, लेकिन असलियत ये थी कि ये सच था। अगर हम आज कंजम्पशन कम करेंगे तो हमें कल को बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो जो सेविंग रोक रहे हो उसे घर के अंदर रखो, उसे इन्वेस्ट करो, वो कल को बड़ा रिटर्न करके आएगा, और वो बड़ा रिटर्न करके आएगा तो वहां पे बेनिफिट कंट्री के लोगों का ही था। तो एक ये बहुत बड़ा क्रिटिज्म था। उसके बाद में क्रिटिज्म और भी ये था कि ऐसा बोला गया कि जो महालनोबिस मॉडल था वो सोवियत यूनियन पर काफी ज्यादा बेस्ड था, यानी यूएसएसआर की के मॉडल पर काफी ज्यादा बेस्ड था। इवन वो कह रहे थे कि ये फेल्डमैन मॉडल से इंस्पायर्ड था। एक्चुअली फेल्डमैन मॉडल उस टाइमिंग में जब हमारा ये टाइमिंग चल रहा था, वर्ल्ड वॉर की टाइमिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टाइमिंग में एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन पे एक मात्र ऐसा एक्सपीरियंस था, मतलब एग्जांपल था वर्ल्ड के सामने यूएसएसआर का, जिन्होंने मात्र 30 सालों में यानी 30 इयर्स में उन्होंने अपनी ग्रोथ करी। और ये वो ग्रोथ थी कि जनरली अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि 150 सालों में कम से कम ये ग्रोथ ली जा सकती थी अगर कोई और कंट्री करता। लेकिन वो यूएसएसआर ने करा, काफी स्ट्रगल किया, एक मॉडल फॉलो किया जिस मॉडल का नाम था फेल्डमैन मॉडल। उसमें उन्होंने 30 सालों के अंदर अपनी पूरे एरा को एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर लेकर आए। कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो नेहरू जी का मॉडल है वो भी फेल्डमैन मॉडल से इंस्पायर्ड है, लेकिन इस चीज को नेहरू जी और महालनोबिस जी ने डिनाई किया। और वो रीजन ये भी था, उनका मानना ये था कि जो यूएसएसआर का मॉडल है या यूएसएसआर की इकोनॉमी है वो कमांड इकोनॉमी पर बेस्ड है, और जो हमारी इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी पर बेस्ड है। तो जब इकोनॉमी का नेचर ही नहीं मिल रहा तो हम मॉडल कैसे मैच कर सकते हैं? समझ रहे हो, ये डिबेट चल रहा था, ठीक है, लोगों के बीच में। तो ये बात थी, लेकिन आफ्टर दैट उन्होंने एक चीज को और माना, तो एक चीज से बिल्कुल डिसएग्री नहीं हुए, एग्री हो गए। उन्होंने बोला कि हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जैसे यूएसएसआर का मॉडल एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन था, हम भी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। और ये बात कोई गलत भी नहीं है कि 1960s के बाद में हमारी इंडिया, हमारे भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत फेमस हुआ था। जो हमारी इंडिया का हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था, वो 1960 के बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन्वॉल्व हो चुका था। यानी ये मान के चलो कहीं ना कहीं हमारे मॉडल में वो ताकत थी जिसमें हमने काम किया और हमें उस चीज का बेनिफिट मिला। इवन हम बहुत फेमस हुए पूरे वर्ल्ड में, ग्रीन रेवोल्यूशन में भी होते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी होते हैं। ये तुम्हारा एक कंसेप्ट है क्रिटिज्म का। तो ये मैंने क्रिटिज्म इसके आगे लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मैं इसके क्रिटिज्म लिख रहा हूँ। एंड एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे। शायद आपको पता होगा कि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है इंडियन इकोनॉमी जैसा, बहुत मुश्किल होता है व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना। क्योंकि जब हम पढ़ा रहे होते हैं खड़े होके व्हाइट बोर्ड पर, तो हमारे पास में कोई सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल नहीं होता। राइट। और मान लीजिए अगर ये डिजिटल टीवी होता है, जो लोग डिजिटल टीवी पे पढ़ाते हैं, जो कि इन फ्यूचर हम भी पढ़ाएंगे, तो शायद पढ़ाना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम जो चीजें बोल रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा पाएंगे और हम उसी को रीड कर करके बोलेंगे, थोड़ा इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी और आई थिंक ऑल्सो सम पीपल, इंडियन इकोनॉमी जैसे जैसे सब्जेक्ट को खड़े होके पढ़ाना, लगातार बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप देख भी पा रहे होंगे कि चीजों को रिकॉल कर करके बोल रहा हूं मैं, याद कर करके, अच्छा ये था ये था, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी है जो इंपॉर्टेंट है वो छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बताया फेल्डमैन मॉडल पर बेस्ड था। अब आपके पेपर में ये भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द क्रिटिसिज्म्स ऑफ पीपल which was said that the Mahalanobis model was based on Feldman model। ये डिस्क्राइब करो कि जो क्रिटिजर्स थे जो हमारे मॉडल को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनका मानना था कि फेल्डमैन मॉडल पे बेस्ड है, इस चीज को डिस्कस करो। तो आपको समझाना पड़ेगा कि फेल्डमैन मॉडल क्या था
और वो जो क्रिटिसाइज करके इसको बता रहे थे इंस्पायर्ड से, तो उसको आपको डिनाई करना है और आपको बताना है क्यों डिनाई हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल पे criticism, that some people says that the model was inspired by Feldman model, that is Soviet Union। ठीक है, दैट इज सोवियत यूनियन फ्रॉम द सोवियत यूनियन। ठीक है, जिनका मेन कंसेप्ट था कि बिकॉज, क्यों, क्योंकि वो भी उनका जो मॉडल था, द मॉडल बेस्ड ऑन, मतलब किनका, फेल्डमैन की बात कर रहा हूं मैं, ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड दे ट्रांसफॉर्म देयर इकोनॉमी फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री इन ओनली 30 years। ठीक है, 30 सालों के अंदर अंदर उन्होंने अपना मॉडल पूरा बदल दिया था। बट महालोनोबिस जी बेसिकली डिनाइड दिस। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो भी कंसेप्ट बता रहे हैं वो गलत है। वो आप समझो वाई दे डिनाइड। ठीक है, आप ही कह सकते हो द महालोनोबिस जी डिनाइड इट, द नेहरू एंड महालोनोबिस डिनाइड it because they say that our model, our economy, you can say that our economy is mixed, and USSR economy, मतलब मैं उसी टाइम की बता रहा हूं, इस कमांड। so how the model रिप्रेजेंट द सेम नेचर, कैसे मॉडल सेम नेचर को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि देखिए इकोनॉमी का नेचर ही बदल गया ना यहाँ पर। तो इस चीज को उन्होंने डिनाई किया। इवन अगर हम पी बालाकृष्णा सर की बात करें, जिनका यह हमारा आर्टिकल है, उन्होंने भी इस बात को बोला है कि इसके पीछे बहुत ही बढ़िया इकोनॉमिक लॉजिक था, जो कि नेहरू महालनोबिस के सपोर्टर्स ने बताया कि ये भैया हमारी तो मिक्स इकोनॉमी है, उनकी कमांड इकोनॉमी है, तो ये कैसे हो सकता है। ये बहुत ही बढ़िया इकोनॉमिक लॉजिक था क्रिटिसिज्म को खत्म करने के लिए, राइट। एंड साथ साथ ये भी कंसेप्ट था, पी बालाकृष्णन ने बताया कि जो मॉडल था, जो जो महालनोबिस का मॉडल था, इसमें किसी भी प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, इन्फ्लेशन नहीं था, और हमारी इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट भी काफी कंट्रोल में रहता। क्यों, अब सोचिएगा, हम बात कर रहे हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की, जिससे कि फर्दर सपोर्ट मिलेगा कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री के अंदर। तो उसके अंदर जो लोग एम्प्लॉयड हैं, उनका अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा, वो लोग वो काम कर रहे हैं। हाँ, न्यू जो लोग आ रहे हैं, उनके उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, क्या वो ढूंढ सकते हैं अपने लिए काम, वो एक अलग बात है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग लोग थे वो अनएम्प्लॉयड नहीं हो रहे थे, और जैसे जैसे मशीनरी बन रही थी, एक ऑप्शन मिल रहा था। अब सोचें, जो कंज्यूमर गुड्स है उसकी तो प्रोडक्शन चल रही है, बट साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हुआ, हर जगह इंडस्ट्रीज खुलती गई, हर जगह इंडस्ट्री खुलती गई, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ के बढ़ा। और दूसरी चीज, कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन में सपोर्ट मिला, तो इन्फ्लेशन ना होकर डिफ्लेशन हुआ। इवन डिफ्लेशन भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो टैक्स से कंपेयर कर लिया था, लेकिन इन्फ्लेशन होने से रोका गया, राइट। एंड साथ साथ हमारी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कंट्रोल में रहा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करने लगे थे मशीनरी टाइप गुड्स को, और इंपोर्ट कर रहे थे उन कंज्यूमर गुड्स को जिनको हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमने इन्वेस्ट नहीं करा उन एरियाज में, राइट। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म था जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझा। अच्छा, अगर हम पी बालाकृष्णन सर की बात करें, तो उन्होंने बताया था कि जो नेहरू महालनोबिस मॉडल है वो बेसिकली सप्लाई साइड मॉडल है। सप्लाई साइड मॉडल यानी ये लेबर एम्प्लॉयमेंट की डिमांड की, मतलब डिमांड की बात नहीं करता, गुड्स की डिमांड की बात नहीं करता, ये सीधा सीधा सप्लाई ऑफ द कमोडिटी की बात करता है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रीज ओनली। ठीक है, तो इनका मानना था कि मॉडल जो था वो सप्लाई साइड मॉडल है, और इट इज बेसिकली सिंपल, इट इज बेसिकली प्योर relationship between input and output, right?
ये इनपुट एंड आउटपुट का एक प्योर पॉजिटिव रिलेशनशिप था, कह सकते हो फिजिकल रिलेशनशिप था। ठीक है, जिससे कि हम इनपुट को इस्तेमाल करके आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे थे और अपनी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ को यहाँ पर कर रहे थे। एट द हेडिंग सप्लाई साइड मॉडल। देखिए अभी मान के चल सकते हैं कि जो मॉडल है, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन was based on supply side, which means we were focusing on industry side only and production side only. Never, no one talked about the demand side. कोई भी यहाँ पे डिमांड साइड की बात नहीं कर रहा। और यहाँ पे कंसेप्ट था कि किसी भी तरीके से डिमांड कंस्टेंट का कैपिटल अकुमुलेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो कोई नहीं बता पा रहा था। दैट इज नो रिकॉग्निशन ऑफ अ पॉसिबल डिमांड, नो रिकॉग्निशन of a possible demand, no recognition of a possible demand constraint to capital accumulation, to capital accumulation मतलब उनका मानना यह था कि डिमांड के लिए कोई बात नहीं कर रहा, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। अगर हम कैपिटल अकुमुलेशन भी कर रहे हैं, दैट मींस व्हाट, हमने कैपिटल में और री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका कोई भी बेनिफिट यहाँ पे बेसिकली नहीं था। हमारा जो मॉडल था वो प्योरली फिजिकल रिलेशनशिप था बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी हमारी इकोनॉमी के साथ में, क्योंकि हम बार बार इसको अपनी यूएस इकोनॉमी से, और सॉरी यूएसएसआर इकोनॉमी से मैच कर रहे हैं। बस एक ही चीज दिमाग में रखिएगा, क्योंकि देखो अगर हम बात करें सप्लाई साइड मॉडल में, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ भी प्लान नहीं था। वी वॉजेंट ऑन सेंट्रल प्लान। ठीक है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी, आवर इन्वेस्टमेंट वॉजेंट सेंट्रली प्लान। हमारी इकोनॉमिक कोई भी सेंट्रल प्लान तो बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, सेंट्रल प्लान का मतलब हम लोग बस हमने डिसाइड कर लिया था कि हम कैपिटल गुड्स की तरफ लगाएंगे, बट हमारे पास बहुत लंबी ग्रोथ एस्पेक्ट नहीं थे। ठीक है, तो आफ्टर दैट काफी सारे लोगों को ये मौका मिल रहा था कि जो भी हो सकता है इस मॉडल को क्रिटिसाइज करो, किया जा रहा, हर 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 डिबेट में जीतते जा रहे, लेकिन एक जगह आके फंसे। और वो बहुत ही बड़े नाम हैं जिन्होंने इस मॉडल को बहुत अच्छे लेवल का क्रिटिसाइज करा। उनमें जो हमारा टॉपिक आता है, दैट इज वकील ब्रह्मानंद, दैट इज बेस्ड ऑन आवर वेज गुड्स इंडस्ट्री, जिन्होंने प्रूव कर दिया कि हमें हैवी गुड्स इंडस्ट्री को छोड़कर वेज गुड्स इंडस्ट्री की तरफ जो है चलना चाहिए। ठीक है, तो गाइस आज के लिए हम इतना रखते हैं। अगली क्लास के अंदर मैं वेज गुड्स इंडस्ट्री से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपसे जितनी बात करी प्लीज इसको नोट करिएगा, और इसके नोट्स, इन सब चीजों को नोट्स मैं आपको बता दूंगा जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप उनको अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो वो नोट कहाँ से मिलेंगे, कौन पर्सन आपको नोट्स को प्रोवाइड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।